So I would like to say to everyone to aim for the stars. At least you will reach the tree top. So keep aiming high. So suppose you aim for 300 marks in pre, you will get at least 250 260 marks, which is also a decent score. So yeah, keep dreaming and try to achieve that dream. Hello everyone. Welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Jaspal Singh, your host and educator. It is rightly said that success is defined by how high you bounce when you hit the bottom. And one such success story is today with us. जब भी कोई एस्पिरेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एंटर करता है, स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग में, उसका एक ड्रीम होता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को क्लियर करना, इसको क्लियर करके क्लास 1 ऑफिसर बनना. Engineering Services 2024 result is being declared, and today with us we have All India Rank 1 Rohit. Many congratulations Rohit for this great achievement. Thank you so much, sir. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाना, नॉट ओनली इंजीनियरिंग सर्विसेज, इज अ बिग अचीवमेंट. जब आपने अपना रिजल्ट देखा, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सरप्राइज्ड कि फर्स्ट रैंक एंड दैट टू कि 7 बजे रिजल्ट आया था. तो मैंने सोचा कि रिजल्ट आ ही नहीं सकता, मुझे हाँ 5 बजे से पहले आ जाता है, ऑफिस बंद होता है मुझे लगा. तो आई वाज सरप्राइज्ड कि आई सेड ये हो ही नहीं सकता. देन आई सॉ द रिजल्ट, आई वाज सरप्राइज्ड. आई रिमेंबर्ड द लास्ट ईयर्स मोमेंट व्हेन आई वाज नॉट सिलेक्टेड and I was quite happy to see like happiness on my father's face. Yes sir, it was a quite remember moment. ओके रोहित, जो एस्पिरेंट इस सेशन को देख रहे हैं, उनको आप बताएंगे मींस वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग करी, फिर कैसे आप सोचे कि मुझे इस फील्ड में एंटर करना है? I started like I did my schooling till 10th in my hometown Nagarjuna Public School, and then for 11th 12th, for as every engineer has an aspiring to go into IIT. So I went to Narayana there in Hyderabad. 11th 12th I did there. I got selected into IIT Hyderabad. कॉलेज में IIT हैदराबाद में जाने के बाद ऐसा था कि अब पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा सोशल इंटरेक्शन, अपने सॉफ्ट स्किल्स वगैरह डेवलप करते हैं. सो देयर आई वॉज इन्वॉल्व इन टू एकेडमिक्स ऑल्सो. आई वॉज गुड, बट अदर देन दैट कल्चर एंड लिटरेरी सेक्रेटरी. So I was involved into all those things. I explored myself कि कोडिंग अच्छी लगती है या नहीं, क्या अच्छा लगता है. बट 4th ईयर के बाद पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विसेज इज एन ऑप्शन. हाँ, तो मेरे फैकल्टी ने सजेस्ट किया था तब, और मेरे सीनियर्स ने भी बताया था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट ये एग्जाम्स भी रहते हैं. बिल्कुल. तो मैंने 4th ईयर के बाद से प्रिपरेशन शुरू की थी, एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. ओके, जैसे आपने बताया कि यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे पूछते भी हैं, जनरल डिस्कशन होता है मेरा बच्चों के साथ, वो बोलते हैं कि इज़ इट नेसेसरी टू स्टडी फ्रॉम आईआईटी टू क्लियर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? आई डोंट थिंक सो इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज मैं ग्रेजुएट होने के बाद मेरी रिवीजन कभी किया नहीं था 4 साल में, तो मुझे याद भी नहीं थी चीज़ें. तो मैंने भी स्क्रैच से ही शुरू किया था. बट एक आईआईटीएन का ऐसा रहता है कि उन्होंने 11th 12th में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है. चीज़ें समझने की, अंडरस्टैंडिंग की लेवल एक पहुँच चुकी है, एप्टीट्यूड लेवल एक है, तो चीज़ें जल्दी समझ आती है. तो मुझे उन्हें कहना है कि तुम्हें अभी मेहनत करनी पड़ेगी. लाइक 11th 12th में तुम कहीं लैग किए हो तो तुम्हें अभी करनी पड़ेगी मेहनत. एग्जैक्टली. बट मेहनत कभी ना कभी करनी पड़ेगी. बिल्कुल. जैसा आपने बताया कि यू हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज इन 4th ईयर. यस सर. आपके हिसाब से बेस्ट टाइम क्या होता है एक एस्पिरेंट के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करना? मतलब क्या हम 2nd ईयर 1st ईयर से भी तैयारी स्टार्ट करें या 4th ईयर के बाद करें? मतलब व्हाट इज द ऑप्टिमम टाइम अकॉर्डिंग टू यू? सर 3rd ईयर स्टार्टिंग आई थिंक सो इट इज़ एन ऑप्टिमम टाइम. तब तक तुम्हारे कोर सब्जेक्ट थोड़े बहुत कंप्लीट हो जाते हैं और शुरू भी रहते हैं. सो विद द फ्लो यू कैन प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. डाउट भी तुम्हारी फैकल्टी क्लियर कर सकती है तभी, और 2 साल में तुम लगा सकते हो आइडिया कि तुम्हें कहाँ जाना है एक्चुअली. तो कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स रहते हैं, कोडिंग, टेक्निकल, तो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो. सो यू शुड गिव 2 years टाइम टू योरसेल्फ टू डिसाइड, एंड लास्ट 2 years यू कैन डेडिकेट टू इंजीनियरिंग सर्विस. बिल्कुल बिल्कुल. और तब तक हम इतने मैच्योर भी हो जाते हैं कि चीज़ों को समझ पाएँ. अगर हम जल्दी तैयारी कर लेते हैं तो अंडर कुक्ड रहते हैं, टेक्निकल चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती हैं, तो हो सकता है हम डिमोटिवेट होकर तैयारी करना ही छोड़ दें. और अगर इसके बाद स्टार्ट करें तो इतना टाइम नहीं बचता, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है आज के टाइम पे. सो मेरे हिसाब से 2 साल सफिशिएंट टाइम होता है टू give a go at this engineering services examination. Okay, rightly said. Rohit, moving forward,
व्हाट मेड यू डिसाइड कि नहीं यार, बीइंग इनटू आईआईटी आल्सो मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज ही देनी है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मतलब ऐसी क्या मोटिवेशन है, क्या चार्म है सर्विसेज का कि आईआईटी में होने के बाद भी हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं गए, यहीं पर ही आए? सर मैं जैसे कहा, मैं मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छा था और मुझे Okay. टेक्निकल से कनेक्ट रहना था। ओके। और प्राइवेट कंपनीज में मैंने देखा कि प्लेसमेंट, नॉट सेइंग अबाउट एन आईआईटीज, बट प्लेसमेंट हर जगह थोड़ी कमी रहती है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग। और जैसे कुछ परसेंटेज, मोस्टली 50-60% लोग कोडिंग में चले जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से रह के। अच्छा, सिविल करने के बाद भी Coding आईटी में, का काम कर रहे होते हैं, हाँ, कोडिंग? कोडिंग आईटी में जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा था कि सिविल इंजीनियरिंग में ही रहना है और एक Okay. बेस्ट पोजीशन पे जाना है इस एज में, जो कि प्राइवेट कंपनीज में तुम 5-10 साल बाद पहुंचते हो बिल्कुल एक्सपीरियंस के बिल्कुल। साथ। लेकिन एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू तुम्हें एक अच्छी पोजीशन पे देती है, जहाँ तुम्हारे Okay. पास पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल और एक्सपीरियंस भी मिलता है। बिल्कुल, मतलब एक इसलिए मिक्स है, मैनेजरियल जॉब भी है, आप टेक्निकल के टच में भी रहते हो, जो आपने 4 साल पढ़ा उसको आप अप्लाई भी कर पाते हो। यस सर। और एक 20 बिल्कुल टू 24 एज पे ये जॉब काफ़ी एक अच्छी लेवल की है कि तुम एक्सपीरियंस गेन कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। ओके। यस सर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, मतलब पिछले अटेम्प्ट में ऐसा क्या हुआ, कहाँ तक पहुंचे थे आप? सर प्रीवियस अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था। प्रीलिम्स में अबव एवरेज मार्क्स थे, लाइक 255 काइंड ऑफ मार्क्स थे मेरे। मेंस में कम रह गए, 356 रह गए। ओके। हाँ, तो मेंस में कमी रह गई। मेरे फर्स्ट पेपर में कम मार्क्स थे, 158, सेकंड में 198। इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स थे, लाइक 140 मार्क्स थे उस टाइम पे, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे वो। ओके। तो मेंस में कमी रह गई थी मेरी। प्रैक्टिस में कह सकते हो मैंने टेस्ट सीरीज को सीरियस नहीं लिया था। ओके। मैं डाइवर्स पे फोकस करने लगा। एक कंसाइज मटेरियल नहीं रखा कि मुझे इतना करना है, इसी को रिपीट करना है। ओके। या टेस्ट सीरीज देख के मैंने छोड़ दी, मार्क्स देख के उसके एनालिसिस नहीं करी? एनालिसिस नहीं की, जो क्वेश्चंस नहीं आए उसे वापस सॉल्व नहीं किया। तो बिल्कुल। इन सब चीज़ों की वजह से शायद मेरे मेंस में कम रह गए। ओके, तो इस बार आपने ऐसा क्या अलग किया कि पिछली बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और इस बार मैं सीधा फर्स्ट रैंक लेके आ गया, मतलब इस बार ऐसा क्या फॉर्मूला अपनाया आपने? सर इस बार मैंने मेरे रिवीजन के पैटर्न में भी चेंज किया काफ़ी। जैसे नवंबर में, 22 नवंबर को रिजल्ट आया था पिछली बार। ओके। तो मैं 23rd 24th को मैं दिल्ली में था कि बिल्कुल। पढ़ाई करना है, और एसएससी जेई का एग्ज़ाम था। तो मैंने 10 दिन में पूरा सिलेबस एक बार वापस से गो थ्रू कर दिया कि चलो एसएससी जेई मेंस दे देते हैं। ओके। तो उसके बाद मैंने रिवीजन में ऐसा किया कि एवरी डे की 2-3 सब्जेक्ट रखना है, एक ही सब्जेक्ट को 2-3 दिन ऐसा नहीं। ओके। हाँ, यू कैन एक्सटेंड द वन सब्जेक्ट टू अ वीक, लेकिन ओके। 2-3 सब्जेक्ट साथ में चलाओ, पैरेलली। पैरेलली चलाओ। एक चैप्टर को 2 दिन सॉल्व करो, ओके। लेकिन 2-3 चैप्टर मिक्स करो। तो उससे मैंने देखा कि मुझे याद अच्छे से रह रहा था और सब्जेक्ट्स कनेक्टेड थे, मतलब कनेक्टेड थे और हाँ, बोर भी नहीं होते हम हाँ, एक ही सब्जेक्ट बार बार तो पढ़ ग्रिप के। रहती है। ग्रिप रहती जैसे है। मैंने सुबह एक सब्जेक्ट रखा, दोपहर सुबह 12 लाइक 11 के बाद मैंने जीएस रखा, उसके पहले एक सब्जेक्ट ओके। स्ट्रक्चर टाइप का, पेपर 1 का, पेपर 2 का दोपहर में, और शाम में 2 घंटा रिवीजन करो जो पिछले सब्जेक्ट का है। ओके। और रात में तुम अगर कुछ बच गया सुबह का तो वो सॉल्व करो। तो ऐसा ओके। एक प्लान बना रखा था। तो इस वजह से, और ईएससी में मुझे आदत थी कि पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने की, तो मैं वो सॉल्व करते रहा मिक्स। और सर मेंस में मैंने ग्रिप ले ली। जैसे 356 थे, इस बार मार्क्स आ गए ओके। 421 मार्क्स से, जो कि टॉपर के तो मार्क्स 436 के अराउंड है, मेरे 421 ओके। है मेंस के। तो सर मैंने मेंस में बस ईएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, ओके, और मैंने बहुत बार किए। मतलब और वही पीवाईक्यूज हाँ, को रिपीट किया रिपीट आपने? किया, और मैंने एक भी साल के ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़े। मतलब अगर ओके। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के देखो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, बिल्कुल। फिर मैंने सब सॉल्व किए कि यार कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारी ग्रिप रहनी चाहिए। तो बिल्कुल। प्रैक्टिस और कंसाइज मटेरियल और एक रिवीजन, ये 3 चीज़, और टेस्ट सीरीज। ऑफ कोर्स ओके। टेस्ट सीरीज पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, जो पिछली बार की गलती थी मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 3 पिलर्स हैं हमारी प्रिपरेशन के, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस भी करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड रोहित, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम का जो साइकिल है बहुत ही बड़ा है, मतलब 3 फेज में हमारा एग्जाम होता है, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। अगर इन तीनों फेजेस को हम डिकोड करें बाकी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, एंड हु बेटर देन यू टू डिस्कस ऑन दीज 3 फेजेस। अगर मैं पहला फेज उठाऊं कि मुझे प्री की तैयारी करनी है, और ये प्री ओवरलैप भी करता है गेट के साथ, आसपास ही होते हैं दोनों एग्जाम। सो अकॉर्डिंग टू यू ये जो प्रिलिमिनरी फेज है इंजीनियरिंग सर्विस का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए? सर कहा जाए तो मैं एक कंसेप्ट रखता हूँ कि गेट और ईएससी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करो प्री के लिए। प्री के लिए? क्योंकि कुछ कंसेप्ट इधर छूट जाते हैं, इधर कवर हो जाते हैं, और गेट के बिल्कुल। तुम्हारे क्वेश्चंस मेंस में हेल्प करेंगे, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व मेंस करने के, में बिल्कुल ESE के। बिल्कुल। और प्री में छोटे क्वेश्चन रहते, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं।
और एक रहता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो तुम एक 1 से लेके 1/20 तक रेसिप्रोकल याद कर लो, ओके, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुम कैलकुलेट कर पाओगे। 1/e हो, 1 ऐसे बिल्कुल log बिल्कुल, 1 वन log बाय के पाई, वैल्यू ये सारी चीजें जो होती ये है। शीट पे आ जाओ और ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब एक पन्ने पे आ जाएगी, वो Okay. तुम आँख पे रखो। ओके, तो ये एक स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। और प्री के लिए तुम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो भी कोचिंग के अवेलेबल रहते हैं टेक्निकल के, वो सॉल्व करो। ओके, जैसे मैंने दिसंबर में ही शुरू कर दिया था, 3-4 दिन में मुझे एक फुल लेंथ देनी है। देनी है। और मैं मिस्टेक्स को क्लासीफाई करता था कि सिली मिस्टेक कहाँ है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ है, क्वेश्चन मैंने कहाँ नहीं पढ़ा, इसमें ओके, कितने मार्क जा रहे। वहीं पे मैं टेस्ट के पहले पन्ने पे लिख लेता था इतने मार्क आए, इतने इतने मेरे चले गए। ओके, तो यू कैन ट्रैक योर सेल्फ कि कहाँ मार्क जा रहे, क्यों जा रहे। अच्छा, मैं 1/4 को मैं 5 लिख रहा हूँ, ये भी बिल्कुल एक बिल्कुल, मिस्टेक फाइनल में भी हो जाती है हो कभी जाती कभी। है। तो और तुम्हारी फिर उसके मिस्टेक, ऊपर इम्प्रूव करना है। हाँ, तुम लिख के रखो कि ये रिपीटेटिव हो रही है, तो जब वो एग्जाम में आएगा तब वहाँ गलती नहीं करोगे। और बिल्कुल एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है सर, मतलब बिल्कुल, आज जैसे, के टाइम पे तो पूरी रैंक चेंज हो जाती है। जैसे जैसे रैंक 2 और रैंक 1 में एक ही मार्क का डिफरेंस है एक इस ही मार्क बार। का फर्क है, बिल्कुल तो इससे मुझे याद आया कि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर ईएससी प्री में मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ली, और जीएस के लिए मैंने क्लास नोट्स जो भी थे मेरे पास उसको रिवाइज करते गया, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। स्टैटिक और डायनामिक पार्ट मैंने ऐसे ओके, क्लासीफाई कर लिया था। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग एक स्टैटिक पार्ट है, बिल्कुल तो उसके तुम अच्छे से करके जाओ, क्योंकि उसका क्वेश्चन आए तो बनना ही है। ठीक है। स्टैंडर्ड क्वालिटी, मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस हाँ आती है। इन्वायरमेंटल, अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहता है सिविल इंजीनियरिंग में। बिल्कुल, वो तो कॉमन ओवरलैप कर हाँ, जाता है। तो करंट अफेयर्स तुम कह नहीं सकते। आईसीटी के मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके आया था इस बार, लेकिन सब गलत ही चले गए। ओके, तो एक सब्जेक्ट जाना है गलत, तो सबका एक बेसिक बेसिक आइडिया रखो जीएस का, तो ऐसे जी, इसमें मतलब देखा गया है कि प्रॉब्लम्स होती है इंजीनियर को, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाते कब तैयारी स्टार्ट करें, कैसे करें, इतना कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होता। जीएस के लिए स्पेसिफिकली आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया? सर मेरे कोचिंग के क्लास नोट्स से मैंने उसको रिवाइज करते गया। ओके, और मेरा ये था कि सब सब्जेक्ट्स को बेसिक कवर करना है, क्योंकि पिछली बार मैं इथिक्स छोड़ के गया था, ओके, एक क्वेश्चन नहीं बना। तो इस बार मैं सब करके गया। जैसे आईसीटी का था मेरा गलत हो गया, लेकिन इथिक्स मुझे मार्क दे गया। ओके, तो कहीं ना कहीं से मार्क निकालने हैं। मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना हमें कुछ नहीं। कवरेज पूरी रखनी है। प्रैक्टिस तुम तुम्हारे 5-6 सब्जेक्ट की अच्छी प्रैक्टिस रखो, 4-5 की। मैथ्स ओके, हर रोज प्रैक्टिस करता था 2 महीने, 1-1.5 घंटा हर रोज क्वेश्चन लगाना है। ओके, वही सर की रैंडम, मतलब आज 5-10 क्वेश्चन इस चैप्टर के लगाए, कल और चैप्टर के, तो 7 ओके, दिन में 7 चैप्टर कवर हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रैंडमनेस मेंटेन करो, लेकिन प्लान करके। और उससे फिर कवरेज भी रहती है, ग्रिप भी रहती है हम्म, बाकी सारे टॉपिक्स के एक ऊपर। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं चीज़ें भूल रहा बोल रहे हैं, हूँ, अलजेब्रा में भूल गया, ऐसे नहीं राइटली लगेगा। राइटली सेड। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं अपन। ओके, अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टू जो हमारा दूसरा फेज है, मेंस फेज। इस मेंस फेज में ही रैंक डिसाइड होती है। मतलब अगर ये वाला जो पेपर अच्छा चला गया आपका, तो आप रैंक निकाल ले जाते हो हाँ, यहाँ पे, और यहीं पे रैंक ब्रेक भी हो जाती है। यस सर। तो आपके हिसाब से इन मेंस को हम कैसे डिकोड करें? सर मेंस तुम्हारा एक पूरा सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेरिवेशन कैसे है वो भी पता रहना चाहिए। बिल्कुल। लाइक प्री में तुम फॉर्मूले से निकाल लोगे कहीं, हम्म, लेकिन मेंस में नहीं हो सकता। अगर नहीं हो कुछ सकता। चेंज हो गया क्वेश्चन में तो डेरिवेशन चेंज हो गया। बिल्कुल। तो मैंने डेरिवेशन की बुक बना रखी थी सेपरेट। मुझे इस अच्छा, मुझे मेंस में इस बार के मेरे पिछले साल के जो नोट्स थे मैंने अच्छे से बनाए थे, वो काफ़ी हेल्प की। जैसे मैंने ओके, पिछले साल ही मेरे पूरे डेरिवेशंस की एक बुक बना रखी थी कि उसमें मेरे डेरिवेशंस हो। और दूसरी मैंने थ्योरी जो थी, फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस। ओके, जैसे मैंने पिछली बार कहा कि मैंने सिलेबस काफ़ी ज़्यादा किया था, लेकिन ज़्यादा किया था। रिपीटेटिव प्रैक्टिस नहीं कर पाया उस पर। तो मेरी थ्योरी जो थी मैंने नोट्स के पीछे लिख रखी थी सब क्वेश्चंस की। तो इस ओके, बार मुझे थ्योरी अलग से ढूंढनी नहीं पड़ी। थ्योरी प्रिपेयर थी, नोट्स प्रिपेयर थे, बस एक थी कि लाइक प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मैंने 10-12 घंटे मतलब प्रैक्टिस करते रहा। तो मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज, एक सिलेबस कंसाइज रखो कि तुम्हें कितना पढ़ना है, तुम्हें कितना पता पढ़ना रहना है? चाहिए, और उसकी रिपीटेटिव करो, 4-5 बार प्रैक्टिस करो। बिल्कुल, तो ये दो चीज़ें अगर रही, और स्पीड और एक्यूरेसी तो इम्पोर्टेंट है। और एक बात सर कि आंसर में कितना लिखना है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, टाइम का हाँ, लिमिटेशन है। तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है कि नहीं, टेकिंग दिस एज अ दिस वैल्यू, ऐसा नहीं लिखने की जरूरत है। ओके, डब्ल्यू अगर ओमेगा लिखा है तो वाटर कंटेंट है, पता है। पता है। हाँ, तो कितना लिखना है, कितने मार्क को कहाँ लिखना है, क्योंकि स्पेस कंस्टेंट भी रहता है जैसे आपने बिल्कुल, कहा। तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो 550 अराउंड अटेम्प्ट हो सकता है 600 में से। 600 में से एंड 450 अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप टॉप में हो। टॉप में हो, ये तो बिल्कुल 400 श्योरिटी है प्लस ही। सिलेक्शन के लिए 400 प्लस लाइए। ओके, अच्छा, ये मेंस की तैयारी प्री के बाद आपने स्टार्ट करी या पैरेलली कर रहे थे आप? सर प्री के मैंने बाद ही स्टार्ट की। जैसे क्लास में तो कराते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन, लेकिन उसका रिवीजन नहीं होता है। ओके, लेकिन इस बार जैसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूँगा कि
प्री और मेंस में 2 महीने का ही गैप है। बिल्कुल बिल्कुल और जो कि हमने तो 2 महीने रिवीजन को दिए थे, 1-1.5 महीना। बिल्कुल। तो तुम्हें तो अगर करना है तो मेंस अभी मार्च तक प्री के साथ कवर कीजिए बड़े बड़े सब्जेक्ट। अगर हो सके तो लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में से तुम दे सकते हो छोटे सब्जेक्ट्स को, हेटेरोलॉजी हो, ओसीएफ हो, ऐसे सब्जेक्ट्स को। लेकिन 1 मंथ तो कम से कम आप रिवीजन के लिए रखिए। बिल्कुल, क्योंकि इस बार शेड्यूल चेंज हुआ है। ये लास्ट ईयर इन्होंने दिया था एग्जाम, इस बार जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2025 के अंदर, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, 2 महीने का ही टाइम है प्री के बाद। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप जो अपनी तैयारी करो वो कॉम्प्रिहेंसिव करो, हाँ। मतलब शुरू से ही सारी चीज़ें लेके Yes, चलें sir. आगे। तो शुरू से ही आइडिया रखिए कि आपको मेंस लिखना है। ऐसे मत सोचिए कि प्री होगा नहीं होगा, प्री के बाद देखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि प्री के बाद तो देखने का टाइम है ही नहीं, 2 है ही महीने में नहीं, नहीं होगा। मतलब वो 2 महीने रिवीजन में ऐसे निकल जाएंगे कि पता हाँ। नहीं चलता। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, जो फाइनल स्टेज आती है हमारी इंटरव्यू स्टेज, उसमें भी काफ़ी लोगों को हेजिटेंट होता है कि यार किस तरीके से हम फेस करेंगे पूरे बोर्ड को। अभी तक तो हम एग्ज़ाम दे रहे थे, और ख़ास करके सिविल के जो एस्पिरेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो जाते हैं कि हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में बोलेंगे, किस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट करें। आपके हिसाब से इंटरव्यू का जो फ़ेज़ है वो कितना रोल प्ले करता है हमारी रैंक लाने के अंदर? वो इंटरव्यू का जो है वो किसी को कम भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी मार्क आ सकते हैं। वो डिपार्टमेंट पक्का चूज करता है कि तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या बिल्कुल, होगा। डिपार्टमेंट कौन सा सिलेक्शन तो होगा? मेंस ने कर लिया, किसी लोगों के लिए इंटरव्यू भी सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन इंटरव्यू में मार्क्स वैरी करते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पिछली बार 140 थे, ओके, तो इस बार मेरे 150 नहीं है, इंप्रूव नहीं हुए, इम्प्रूव नहीं हो, 125 है। वो बोर्ड पे भी डिपेंड हाँ, करता है। बोर्ड पे और तुम पे भी कि मतलब कह नहीं सकते। इंटरव्यू इज नॉट कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। बिल्कुल, मीन्स तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पता है, देखा हुआ है, सॉल्व करना है, और मेंस में इंप्रूव होते रहते हैं मार्क्स। बिल्कुल, तो सर इंटरव्यू कहना चाहूँगा कि टेक्निकल का उतना ज़्यादा ये नहीं है कि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज कितनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर तुम्हें कोई सवाल आता नहीं है तो तुम उसे हैंडल कैसे करते हो। लाइक घबराते हो क्या, कंटिन्यू 2-3 सवाल नहीं आए तो तुम घबराए क्या। घबराए गए। या अगर समझो चेयरमैन सर ने या किसी ने तुम्हारी हेल्प कर दी तो तुमने उस पर प्रोसीड किया क्या, हुँ, तो उसे नोट किया क्या, या प्रैक्टिकल चीज़ों को कैसे ले रहे हो। तो मुझसे तो सर इस बार फील्ड या प्रैक्टिकल चीज़ें ही पूछी गई थी। ओके, एक प्रोजेक्ट एक कंपलसरी रहता है कि तुम्हारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आएगा। बिल्कुल, एक होम टाउन के बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए। मैं ज्योग्राफी छोड़ के गया था होम टाउन की इस बार। लाइक मुझे ओके, फ्लो में पता नहीं चला कि छूट गई वो। तो मुझे ज्योग्राफी रिलेटेड पूछ लिया चेयरमैन सर ने। ओके, तो पहला भी मेरा आई डोंट नो था और जाते वक्त भी आई डोंट नो आंसर था। लेकिन ओके, मार्क दे दिए उन्होंने। मतलब बस ये कि तुम्हारे पर्सनैलिटी की वो ये टेस्ट है, बिल्कुल, टेक्निकल टेस्ट नहीं है। ओके। अच्छा, बोर्ड मेंबर्स कितने होते हैं इंटरव्यू के अंदर? सर बोर्ड्स मेंबर 4 होते हैं। अच्छा, सारे टेक्निकल? नहीं, टेक्निकल कोई नॉन टेक भी हो सकता है, बट ओके, उनका एक्सपीरियंस इतना रहता है कि तुम कह नहीं सकते मतलब वो टेक्निकल ओके, है नॉन टेक्निकल है। एक प्रोफेसर वगैरह शायद रहते हैं, ओके, एक चेयरमैन सर और एक फील्ड के रहते हैं। ओके। मतलब इंटरव्यू ईज़िली हैंडल हो जाता है अगर हो हम जाता प्री है। और मेंस निकाल हाँ, लिए तो। क्योंकि वो मतलब इंटरव्यू में वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तुम्हें रिजेक्ट करने को नहीं बैठे, क्योंकि काफ़ी सपोर्टिव रहता है इन्वायरमेंट इंटरव्यू का। तो घबराइए मत। हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम रहा तो अगर वो कहे कि आपसे नहीं आप इंग्लिश में बोलो तो ट्राई कीजिए इंग्लिश में। वो ये नहीं चाहते कि आप एकदम एग्जैक्ट इंग्लिश में करिए, टूटी फूटी भी रही बट यू आर ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग, सो दे विल ओके, गिव यू मार्क्स। लेकिन ऐसा ओके, मना मत करना कि सर मैं बोलूंगा ही नहीं इंग्लिश में, ओके, सो दे विल गिव लेस मार्क्स अगर तुम खुद को इम्पैक्ट करोगे तो। ओके। मतलब दो बाइलिंगुअल हो सकता है इंटरव्यू, उसमें हो कोई इश्यू सकते नहीं हैं। होता, जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं। हाँ, मेरे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही बिल्कुल, बात हुई है बिल्कुल, वहाँ पे भी। ओके, तो हिंदी में ही चला मेरा, हिंदी इंग्लिश मिक्स था। ओके। मतलब कोई बैरियर नहीं है नहीं, लैंग्वेज इंटरव्यू फेज़ के अंदर। नहीं, नहीं है सर। ओके। आपके हिसाब से आप ये बता सकते हो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर यार जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, अगर वो उसको फॉलो कर लेता है तो वो भी आपकी तरह रैंक ला सकता है? सर डिसिप्लिन। जैसे मैं मेरे क्लास में भी सर, मतलब क्लास में पहले जाने वाला मैं ही था, अच्छा, कि मैं ही बंदा हूँ कि क्लास में जाके बैठ रहा हूँ सबसे शुरू में सुबह सुबह। ओके, तो सुबह उठने से लेके रात को डिसिप्लिन कंटिन्यू थ्रू आउट द डे मेंटेन रखना। ओके, कोई अगर आपको चाय पीने बुला रहा है तो उसे मना करना। बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी बात हेल्प करेगी आपको, क्योंकि अगर आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हुँ, तो एक एस्पिरेंट ने मेंटेन करना चाहिए कि 2 साल आप पढ़ाई करने आए हो, आपका एम क्या है, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है पूरी जर्नी के हाँ। थ्रू कि मतलब जो भी आपकी हाँ, जर्नी है, आपके एग्ज़ाम होने तक। थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो पता तो चलना चाहिए कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो एक सेल्फ का ट्रैक रखो, मतलब एनालाइज करो कि एक वीक में थोड़ा बैठ गए 1 घंटा कि देख रहे क्या कर रहे हैं, ओके, कि मतलब चलो कौन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें, तो उस पर सॉल्यूशंस निकालो, लिख लो ये ओके, डिस्ट्रैक्शन से। मेरा मेरा भी रहा, इंस्टाग्राम रहा। जैसे कॉलेज में तो 4 साल काफ़ी ये था, तो इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी सही था अपना। लेकिन फिर
पता चला कि मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसी दिन इंस्टॉल कर रहा हूँ, ओके। उसी दिन देख रहा हूँ। तो ये तो तो कैसे आपने कंट्रोल किया? मतलब ये सर तो नॉर्मल आज के टाइम पे सबकी होता है। अर्ज रहती है और बहुत टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर। आपने कैसे मैनेज किया इसको सर कंट्रोल मैंने करने एक के लिए? फाइनल सॉल्यूशन निकाल लिया कि मोबाइल को दूर रखो। तो मैं क्या ओके, करता था, मोबाइल को बैग के चेन में लॉक करके अंदर रख के मैं लाइब्रेरी जाता था। ओके, तो लाइब्रेरी और घर की दूरी तो काफ़ी है, तो इंस्टाग्राम खोलने के लिए तो मैं आऊँगा नहीं इतना दूर। तो ओके, एक खुद का एक लेवल रहता है कि इस लेवल के बाद मैं वो जाऊँगा ही नहीं उसकी तरफ। जैसे किसी के लिए वो इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट करना हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन मैं फिर से लॉगिन कर रहा था। तो मैंने मोबाइल को दूर रख दिया और फिर ये मैंने स्ट्रैटेजी कंटिन्यूड थ्रू आउट माई प्रिपरेशन अपनाई कि ओके, अगर एग्ज़ाम आ रही है तो 2 महीने पहले मोबाइल को दूर रखना शुरू करो। ओके, और फिर डाउट आता था कि मैं डाउट कैसे क्लियर करूँ। अभी मुझे एक डाउट आया पढ़ते पढ़ते, तो मैं उसको कैसे क्लियर करूँ, मोबाइल चाहिए ना। मोबाइल चाहिए, तो बिल्कुल, मैं उसको नोट डाउन करता था कि रात को 1 घंटा देंगे अपन जो भी डाउट से, या तो टीचर से पूछिए या गूगल पे ओके, देखिए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए। तो एक सेपरेट मैंने मोबाइल के डाउट क्लियर के लिए सेपरेट रखा था। ओके, और इंस्टाग्राम अगर कुछ चलाना भी हो तो खाते टाइम चलाओ और मोबाइल को रख दो और पढ़ाई करने चले जाओ। ओके। मतलब अपने आप को मतलब डिसिप्लिन कंट्रोल, करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है थ्रू आउट दी जर्नी। सेल्फ कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और सेल्फ बिल्कुल, एनालाइजेशन। बिल्कुल। जैसे आपने एक ये चैलेंज बताया, आई एम श्योर कि जब भी हम प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस लेवल पे और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मोस्टली जो चैलेंजेस होते हैं वो कॉमन होते हैं, बाकी एस्पिरेंट्स के भी होते हैं। आपका भी कोई ऐसा चैलेंज था कि यार नहीं ये एक चैलेंज है, अगर मैं ओवरकम कर लूँ तो आई विल बी थ्रू, और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर चैलेंज मतलब ऐसा था कि मुझे फैमिली का फुल सपोर्ट था, तो उन्होंने मेरे उनके घर के इश्यूज़ जो थे, ओके, फैमिली इश्यूज़, कभी भी मुझे कॉल पे नहीं बताए ओके। थ्रू आउट माई जर्नी कि डिस्टर्ब नहीं करना है। तो मोस्टली लोगों का होता है फैमिली प्रॉब्लम्स। हुँ, और दूसरा सर, फैमिली प्रॉब्लम्स, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन सर मैं पहले से ही था। जैसे मैंने मतलब तुम शुरू ही कर रहे हो तो डिसिप्लिन से करो। जैसे मैंने सर कहा कि कॉलेज खत्म होने वाला था, कॉलेज खत्म ऑफिशियली हुआ नहीं था, ओके। मेरी एग्ज़ाम खत्म हो गई, मैं परसों के दिन दिल्ली में था। अपनी तैयारी स्टार्ट कर हाँ, दी तैयारी आपने। स्टार्ट तो एक तुम बिल्कुल, शुरू से ही पूरा डिटरमाइन हो के आओ। जैसे मेरे पापा भी आए थे दिल्ली में कि ओके। चलो मतलब उन्होंने तो दिल्ली देखी नहीं थी, तो हाँ, उन्हें घूमने जाना था। तो मैंने कहा पापा आप चले जाओ, मेरी क्लास है आज। ओके, तो शुरू से मेंटेन रखो, मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की, डिसिप्लिन मेंटेन रखो। कुछ चैलेंजेस आएंगे, मेरे लिए चैलेंजेस को मैंने चैलेंज नहीं देखा। जैसे सब्जेक्ट के बीच में छुट्टी हो गई, हुँ, 10-15 दिन छुट्टी मिली बिल्कुल, या कुछ मिली, तो लोग बोलते हैं कि यार सब्जेक्ट बीच में बिगड़ गया, कोई और सब्जेक्ट हुँ, शुरू कर दिया। तो मैंने बिल्कुल, उसे अपॉर्चुनिटी देखी कि चलो आरसीसी पिछली बार हो गया था, याद नहीं है, 2 दिन में रिवाइज कर लेंगे रिवाइज़ अपन। कर लेंगे। तो तुम उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, तो तुम कर पाओगे, मतलब निकल पाओगे अच्छे। बिल्कुल, मतलब चैलेंजेस आएँगे, आपको हाँ, सॉल्यूशन निकालना हाँ, पड़ेगा वहाँ पे। निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, और पॉज़िटिव तरीके से। पॉजिटिव तरीके से निकालो तो हो जाएगा। बिल्कुल, डेफ़िनिटली। अच्छा, अभी हमने बात करी चैलेंजेस की, हम काफ़ी बार बोल चुके हैं क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के लिए, बहुत टाइम लगता है इसको क्लियर करने में, और इस टाइम में ज़रूर डाउन फेजेस तो आते ही हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी कि विल हिट द बॉटम, डीमोटिवेशन होता है, काफ़ी बार लगता है कि यार हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं हैं। क्या आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे भी ये फेज़ आया था और आपने इसको कैसे डील किया? यस सर, मोस्टली जैसे मैंने कहा मेंस का मेरा वीक था, तो 300 में से 90 मार्क आ रहे, 80 मार्क आ ओके। रहे। तो मोस्टली डिमोटिवेट कब होते हैं, रात में जब पढ़ाई करके आए, पूरी हुँ, पढ़ाई भी कर रहे, सब कुछ मेहनत कर रहे, बिल्कुल, सब टाइम दे रहे, फिर भी मार्क नहीं आ रहे। तो उस टाइम फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प करते हैं कि तुम 2-3 दोस्त अच्छे रखो। मेनली तुम्हारे सब दोस्त तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेट करने वाले होना चाहिए। अगर कोई भी तुम्हें निगेटिव बोल रहा है कि भाई हुँ, इस बार नहीं होगा, भाई ये सब्जेक्ट छोड़ देते छोड़ हैं, दें, हाँ, भाई ये स्किप मारते हैं, छोटा सब्जेक्ट है, तो यार उन्हें दूर रखो। सीधी सी बात है कि ऐसे लोगों के साथ तो मत रहो। तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हेल्प किए ओके, कि 12 बजे भी अगर मैं कॉल करूँ तो बात करते थे। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स भी, जब मुझसे मैंने प्रिपरेशन शुरू की, वो तब से कहते कि भाई तू टॉप 10 में आएगा। टॉप 10 में आएगा, हाँ, तो वहीं से मोटिवेशन आ हाँ, जाती है। तो बिल्कुल, फ्रेंड्स रखो, कोई तो एक तुम्हारा सोर्स रखो मोटिवेशन का। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो वो तुम्हें, ऐसे नहीं कि तुम हर रोज़ बात कर रहे हो, कभी भी बिल्कुल, तुम महीने में 2 महीने में एक बार कॉल लगा लो, वो वही टोन के साथ बात करेंगे बिल्कुल, कि भाई इस बार नहीं, अब इस बार तो पक्का है तेरा। पक्का है, तो सर मेरे लिए वो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे ओके, कॉलेज से भी मोटिवेट किया, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल, सो दे आर हैप्पी फॉर मी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स रखो आप। बिल्कुल, माने बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फैमिली और फ्रेंड्स का हमारी प्रिपरेशन के अंदर। आपने पहले फैमिली के बारे में बताया और फ्रेंड्स मतलब बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि 3 बेसिक पिलर्स हैं हमारे प्रिपरेशन के, उनको एक-एक करके उठाते हैं। जैसे नोट्स की अगर हम बात करें, एक कॉमन क्वेरी रहती है एस्पिरेंट्स को कि सर नोट्स कैसे बनाएँ?
या नोट्स खुद के ही हम बनाएं, या जो अवेलेबल है पहले से ही बाकी टॉपर्स के, बाकी एस्पिरेंट्स के, उसको फॉलो करें? और कब बनाए नोट्स हम? आपने अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया था? सर मैंने जैसे मैंने कहा कि कोचिंग में शुरू किया, तो मेरे जो कॉलेज के नोट्स थे वो तो रह ही गए पीछे। ओके। तो मैंने नोट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया था, हैंड राइटिंग अच्छी थी। मतलब बेसिक आइडिया ये है कि तुम्हारे नोट्स तुम्हें समझ में आना चाहिए। ओके। अगर, क्योंकि जैसे कोचिंग में एक सब्जेक्ट खत्म होते रहता है, 6 महीने बाद तुम्हें याद नहीं रहता है कि ये कौन सा कंसेप्ट है, क्या है। तो तुम अगर पीछे खोल के देखो तो वो कंसेप्ट जैसे तुम्हें समझाया गया है वैसे ही तुम्हें समझ में आना चाहिए। बिल्कुल। तुम वहाँ डायग्राम लिखो, पेंसिल से कुछ नोट डाउन करो कि जो लिखा नहीं गया बोला गया है। तो नोट्स तुम ऐसे रखो, और शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। नोट से आप कवर नहीं कर पाओगे फाइनल टाइम में, 1 मंथ का जब 2 मंथ का टाइम रहता है। तो उसके साथ तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ। नोट्स Okay. रहने दो एक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक मतलब कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक कंसेप्ट कहीं वीक है तो उसके प्रैक्टिस के लिए और शॉर्ट Okay. नोट्स के लिए। ओके। यस सर, ऐसे। तो शॉर्ट नोट्स बनाते हो कब से आप? मतलब नोट्स के साथ ही बनाते थे या फिर बिल्कुल लास्ट में बनाते थे? नहीं सर, मैं नोट्स के साथ ही बनाता था। ओके। तो क्योंकि मैंने देखा कि मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि 2 दिन बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। ओके। तो क्या होता है कि जो 2 दिन पहले की क्लास है उसका भी रिवीजन हो जाता है। हम्म। लेकिन ये मेरे लिए तो बैठा नहीं, क्योंकि मिस हो जा रहे थे। मिस हो रहे थे। तो आज का आज ही बना दो। शुरू में लंबे बनेंगे, 30-40 पन्ने के बनेंगे, बिल्कुल। बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम इम्प्रूव करोगे। ओके। ना बनाने से अच्छा बना लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो शुरू के हो सकता है 1-2 चैप्टर में ज़्यादा आप बना लो, उसके बाद तो फिर ट्रैक पे आ ही जैसे जाते सर हैं। कहा जाए तो मैंने मैथ्स के लिए माइक्रो नोट्स बनाए थे। ओके। तो 4-5 पन्ने में पूरा मैथ्स हो गया था, लेकिन मुझे फिर बाद में 2 महीने बाद खुल के देखा, मुझे पढ़ाई समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। ओके। तो यू कैन इम्प्रूव ऑन शॉर्ट नोट्स, बट ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके। बिल्कुल, डेफिनेटली। मतलब ये एक क्वेरी कॉमन रहती है बच्चों को कि यार कब बनाएँ शॉर्ट नोट्स हम? तो मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रिपरेशन का टूल रहता है वो है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी है हमारे पास, चैप्टर वाइज भी है, कंसेप्ट वाइज भी है, जैसे आपने फुल लेंथ बताया। सो व्हेन टू स्टार्ट दिस टेस्ट सीरीज? मतलब कब मैं ये टेस्ट सीरीज लगाना चालू करूँ? फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? कितने टेस्ट लगाने चाहिए एग्जाम से पहले? सर मेरा जनरली मतलब अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि मैं बस थोड़ी टेस्ट सीरीज देता था, ज़्यादा नहीं दे पाया क्योंकि लेट बैच थी मेरी। ओके। लेकिन अगर देना है तो तुम जो सब्जेक्ट वाइज देती है वो तुरंत सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद या बिल्कुल। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के 1 वीक बाद दे दो। ओके, सारा कुछ पढ़ के हाँ। फिर आप टेस्ट अब दे सकते हैं। जैसे इस बार प्री जून में है तो तुम 3 महीने पहले तो 2 महीने पहले फुल लेंथ शुरू कर देना है। स्टार्ट कर देना फुल चाहिए। लेंथ। बिल्कुल। अब सब्जेक्ट का तुम तुम्हारे रिवीजन के साथ दे सकते हो, लेकिन ये रहता है कि उसमें जो मिस्टेक्स हो रही है वो तुम नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में या कहीं नोट डाउन कर लो, ओके। क्योंकि तुम्हें पूरे क्वेश्चंस ना रिवाइज करना पड़े टेस्ट सीरीज के। ओके। हाँ, तो टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज का तुम नोट्स वगैरह में कोई नया क्वेश्चन आ गया, कोई नया कंसेप्ट पता चल गया, तो उसे लिख के रखो। ओके। तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन इससे हो जाएगा कि तुमने उसकी गलतियाँ लिख ली। ओके। अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं यार हमारे नंबर ही नहीं आते, और इससे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रॉम टेस्ट सीरीज कि आपके जो गलतियां हो रही हैं उसको आप नोट करो, उसको इम्प्रूव करो, मार्क्स देख के उससे डीमोटिवेट हो जाते हैं और तैयारी बंद कर देते हैं कि यार हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे। इसको कैसे मतलब फेस करें? सर मुझे स्टूडेंट से ये कहना है कि नंबर नहीं आ रहे तो तैयारी छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि बिल्कुल। तुम तैयारी छोड़ रहे हो, किसी और का नहीं जा रहा है, कोई और इम्प्रूव कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर जैसे मैंने कहा मेरे 90 मार्क आते थे, और वो मैंने एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले ही देखे थे मेंस के। ओके। लेकिन मैंने मेंस की एग्ज़ाम फुल फ्लेज के साथ दी, बस मेरा एक क्वेश्चन में कुछ बेंडिंग मूवमेंट का था, उसमें मैं अटक गया था। ओके। तो उसमें मेरा लाइक 15-20 मिनट चले गए, लेकिन मैंने बाद में पिकअप ले लिया। तो तुम इम्प्रूव करते रहो, नंबर आएंगे, लेकिन अगर तुम इम्प्रूव करोगे तो आएंगे, गलतियाँ सुधारोगे तो आएंगे। ओके। अगर भगवान भरोसे बैठोगे तो नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, सबको पता है कि सिविल का सिलेबस कितना वाइड है। मतलब 14-15 सब्जेक्ट हैं, फिर जीएस भी है, हर एक सब्जेक्ट की लेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो एक कॉमन जो रोड ब्लॉक रहता है सबके लिए वो है रिवीजन। भूल जाते हैं हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक याद रहता है, पीछे वाला भूल जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को रिटेन करना और रिटेन करने के बाद एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसको आपने कैसे डील किया? मतलब कैसे आपने अपनी रिवीजन को कैरी फॉरवर्ड किया? सर मैंने रिवीजन को ट्रैक रखने के लिए मैंने एक शीट बनाई थी, जिसमें मैंने सब्जेक्ट्स के नेम लिखे, टेस्ट सीरीज मतलब कॉलम में टेस्ट सीरीज, रिवीजन, पीवाईक्यू, ऐसे कॉलम्स बनाए। तो उसमें मैं टैली मार्क्स करता था ओके। कि चलो इसका रिवीजन इतनी बार हो गया।
तो मुझे पता रहता था कि यार अभी अपना इन्वायरमेंट रिवीजन करना छूट गया है, चलो उसको जाते वह करते हैं। तो मैंने एक ट्रैक रखा था कि रिवीजन कितनी बार हो रहा है पता रहना चाहिए। ओके और जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 सब्जेक्ट में साथ चला रहा था, तो कांस्टेंट टच में था सब्जेक्ट के। ओके सोते टाइम तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स को मोबाइल में रखो। क्लास में जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी जाता था, तो मोबाइल में शॉर्ट नोट्स रहते थे, तो उसको वही तो रिवाइज वो कर एक बार लिया। देख लेता था। ओके तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब टाइम को तुम्हें इफेक्टिवली यूज़ करना है बस, और एक ओके कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। ओके। तो कोई आप वीकली टारगेट बनाते थे इसका, कुछ गोल सेट करते थे कि यार मेरे को डेली इतना करना है, वीकली इतना करना है? हाँ, मैं डेली टारगेट डायरी में लिखता था कि आज ये सब्जेक्ट करने हैं। मतलब दिन शुरू करने से पहले पता था कि मुझे करना है, ये का ये सब्जेक्ट करना है। आज करना है, ये टाइम में ये सब्जेक्ट करना है। क्योंकि ओके जिस दिन मैंने प्लान नहीं किया, उस दिन मैं रैंडम में चला जाता था, टाइम वेस्ट होता था। ओके तो प्लानिंग मेरी नेसेसिटी बन गई थी कि ये करना है। करना है। तो मैं सब्जेक्ट्स लिखता था कि ये सब्जेक्ट इतने मंथ में होने चाहिए, इसके पीवाईक्यू होना चाहिए, चलो नहीं हुए तो 2 दिन और दे देते। ओके मतलब प्लान करो, उसका अगर 30-40% भी इम्प्लीमेंट हो रहा है तो सही है, बिना ओके। प्लान के जाने से। नहीं अमूमन ऐसा होता है कि यार जैसा हम प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है, नहीं होगा नहीं। क्योंकि हम जो टारगेट रखते हैं वो अनरियलिस्टिक रख लेते हैं कि यार इतना कर लेंगे हम। तो जब वो नहीं कर पाते हैं फिर उसको कैसे आप काउंटर करते थे कि यार ये चीज़ तो छूट गई मेरी? सर एक मैंने जैसे कहा बफर टाइम रखा था मैंने, लास्ट 3 घंटे, ओके कि जो दिन में छूट गया वो वहाँ करो। ओके तो कुछ ऐसा प्लान करो या फिर टाइम एक्सटेंड करो, क्योंकि तुम प्लान एग्जाम के 5-10 दिन पहले नहीं कर रहे हो। मैं एग्जाम के 10 दिन छोड़ देता था, पहले एग्जाम के पहले के 10-15 दिन ओके कि छोड़ इसमें के तो कुछ प्लान कर। करना ही नहीं है नया। हाँ, मतलब पहले ही कंप्लीट करना है। ओके तो कुछ वो यूटिलाइज हो जाता था। या फिर किसी का अगर टेक्निकल का टाइम ज़्यादा ले गया, तो मैं थोड़ा जीएस का टाइम कम करता था। ओके 10 की जगह 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ओके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लो, प्रायोरिटी सेट रखो। कि हाँ ये चीज़ तो पूरी ये करनी चीज़ है। करना है, ये सब्जेक्ट से पहले मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ओके चलो हाइड्रोलिक मशीन्स का 2 की जगह एक बार हो गया रिवीजन। मतलब मेरा जैसे फाइनल में हुआ था कि जो मेरा सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन था वो कोलैप्स कर, मतलब ओके सेकंड के एंड और थर्ड का स्टार्ट मैंने एक ही रख दिया हाइड्रोलिक मशीन। चलो, ओके तो ऐसा कुछ करो तो हो जाएगा। ओके। अच्छा, आपके हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एस्पिरेंट्स को पढ़ के जाने चाहिए फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज? क्योंकि एक कॉमन सवाल पूछते हैं, सर कौन सा टॉपिक छोड़ दें हम या कौन सा टॉपिक पढ़ के जाएं? इज देयर समथिंग लाइक दिस कि नहीं यार मैं ये टॉपिक तो करके जाऊंगा, इसमें से सवाल आएगा ही आएगा? नहीं, मतलब पेपर हम बना नहीं रहे तो हमें पता नहीं कौन सा टॉपिक आएगा। सिलेबस जो दिया है, जो तुमने पढ़ा है, वो रिवाइज सब करके जाओ, कुछ छोड़ो मत। मैं इवन प्रिंटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे जो स्लाइड्स में आते थे, बिल्कुल उनको भी मैं पढ़ के जाता था कि यार सवाल कहीं से भी आ जाए, कुछ तो लिख के आए। बिल्कुल क्योंकि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, तो सब पढ़ के जाओ। प्रायोरिटी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे मत रखो। सब्जेक्ट को रिवीजन में रख सकते हो, लेकिन इसे छोड़ के जाऊंगा, इसको इसके पीवाईक्यू छोड़ देता हूँ, ये चैप्टर बिल्कुल। छोड़ देता हूँ, समझ में, ऐसा कुछ मत करो। बल्कि ईएस में तो सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के हैं, गेट में तो फिर भी ये चीज़ रेलेवेंट है, पर इंजीनियरिंग प्री सर्विसेज में में कुछ नहीं आया तो मेंस बिल्कुल में वो आ मेंस में आ जाएगा। जाएगा। बिल्कुल नहीं आया तो कोई इंटरव्यू में तुमसे पूछ लेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सब कवर रखो, क्योंकि बाद में जाके बेसिक से कवर नहीं होगा। एक बार तुम मेंस में चले गए और प्री में तुमने कुछ छोड़ दिया, तो वो मेंस में कवर नहीं होगा तुम्हारा। ओके। अच्छा रोहित, आप एस्पिरेंट्स को बताएंगे कि इज देयर एनी स्पेसिफिक बुक जो आप फॉलो करते थे या करनी चाहिए, या सिर्फ हमारे नोट्स से काम चल जाता है, या जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं? सर नोट्स से तो पूरा काम नहीं चल सकता है, मतलब कुछ कभी नया क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट आते हैं, बिल्कुल तो रेफरेंस बुक से आप रेफ़र कीजिए वो। अगर आप 2 साल जैसे थर्ड ईयर सेकंड ईयर से ही कर रहे हैं पढ़ाई शुरू, तो रेफरेंस बुक्स जो रहते हैं स्टैंडर्ड, जो आपकी फैकल्टी बताती है, उन्हें ओके, रेफ़र मतलब जो कीजिए। भी कॉलेज में हम हाँ, पढ़ते हैं। उन्हें रेफ़र कीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए। लेकिन क्लास नोट्स पूरे सफिशिएंट नहीं है, वो एक बेसिक कवरेज देती है। बिल्कुल लेकिन रेफरेंस बुक तुम्हें वो जो क्लास नोट्स में लिखा है सेंटेंस है, उसके पीछे की बात समझाती है। ओके तो रेफरेंस बुक जहाँ डाउट आ रहा है वहाँ मैं यूज़ करता था, मेंस ओके। में हो या कुछ क्वेश्चन हो। बट अब अगर चीज़ों को और डिटेल में समझने के लिए। हाँ, कुछ बिल्कुल अगर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट रहा, मुझे डिटेल में समझना डिटेल है, में समझना है तो तो पढ़ लो, इंटरव्यू में काम आए या फिर बिल्कुल कहीं बिल्कुल काम आए, तो वो चीज़ होती बिल्कुल। है। मतलब वो टॉपिक जिन्हें आप इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, मतलब कहीं क्वेश्चन आया नहीं समझ रहा है, क्योंकि हर बिल्कुल टॉपिक आप इन डेप्थ नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ डाउट आया, कुछ क्वेश्चन आया पीवाईक्यू में, तो वो देख लीजिए सर। ओके ओके, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट हम बुक्स हाँ, को फॉलो कर सकते यस सर। हैं। ओके। अच्छा रोहित, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? मतलब इन 2 सालों में ऐसी कौन सी एक चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती रहती थी कि नहीं यार मेरे को तो ये एग्जाम क्रैक करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द सिचुएशन? सर क्योंकि ये एग्ज़ाम के सिवा कुछ था नहीं, जैसे मैं कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठा भी नहीं था।
अच्छा तो माय फ्रेंड्स वेर वेल सेटल्ड, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मेरे पास मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। ओके। तो आई हैड ओनली वन चॉइस कि यही एग्ज़ाम थी चॉइस। तो बाकी वो चीज़ें आपने खुद हटाई कि मेरे को प्लेसमेंट में नहीं बैठना? मैंने खुद हटाई थी, ओके। क्योंकि प्लेसमेंट में बैठूंगा तो एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बिल्कुल जॉब करूंगा तो एक डाइवर्ट हो जाऊंगा, पैसे आने लगेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद फिर फोकस हाँ, कम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पीएसयू में गेट की 185 ऐसी कुछ रैंक थी मेरी पिछले साल, मैंने उससे भी पीएसयू वगैरह नहीं ली। तो नहीं लिया, मतलब यही एक टारगेट था, आपने एक ही टारगेट बना के रखा और उसी के लिए काम किया। हाँ सर, तो यही था कि एक टारगेट रखो, उसी पे फोकस रखो, तो वही बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेट करते और थे। ऐसा होना भी चाहिए, मतलब अगर आपका टारगेट सेट है तो आज नहीं तो कल हम उसको अचीव कर ही लेते हैं। हम्म, और अगर डिस्ट्रैक्शन है बीच में बहुत सारी, तो फिर इशू क्रिएट होते हैं, फिर टाइम बढ़ जाता है वापस कॉन्सेंट्रेट करने के यस अंदर। सर, तो दूर रहिए डिस्ट्रैक्शन से, तो वो हेल्प बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइटली सेड रोहित। रोहित, अभी तक तो हम टेक्निकल बातें कर रहे थे कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक करें, डी कोड कर रहे थे, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। फन पार्ट है ये, रैपिड फायर राउंड है, इन विच आई विल बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस एट यू। क्वेश्चन सुनने के बाद जो भी पहली चीज़ आपके माइंड में आती है वो आप बताइएगा विदाउट गिविंग अ थॉट। If you had to change your name, what would be your new name and राहुल, why? राहुल, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर कंफ्यूज विद रोहित एंड राहुल। अच्छा, राहुल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इफ यू कुड नो दी एब्सोल्यूट ट्रुथ, अगर एक आपको पावर मिल जाए कि एक सच्चाई आपको जानने का मौका मिलने का, क्या सच्चाई जानना चाहते हैं आप? हु मेड द यूनिवर्स। ओके। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, नो सर, आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑफ, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके। इफ यू हैड दी वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 सेकंड्स, पूरी दुनिया आपको देख रही है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्या बोलेंगे उन्हें? लाइक लिव टुगेदर, डोंट फाइट। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा मैसेज है ये। नेक्स्ट, व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? ऐसी कौन सी चीज़ है कि भैया मेरे से तो होगी नहीं है? नहीं सर, ऐसे तो लगता नहीं, बट अभी तो स्पोर्ट्स, अच्छा, स्पोर्ट्स नहीं। स्पोर्ट्स पर्सन मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ओके कॉन्स्टेंटली थिंकिंग करते रहता हूँ, तो स्पोर्ट्स में। ओके, मतलब अभी सारा फोकस आपका एकेडमिक्स में था, एकेडमिक्स में। स्पोर्ट्स तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इज देयर एनी ऐप दैट यू हेट बट यूज ऑलवेज? हमेशा यूज करते हैं बट पसंद नहीं है आपको? इंस्टाग्राम, एज आई टोल्ड। ओके, मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ, मतलब यूज़ नहीं करता हूँ इन द सेंस, कभी कभी जैसे अभी फ्री टाइम है तो अभी यूज़ कर रहा हूँ, ओके। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान मैं दूर रखता हूँ। अच्छा, आगे अभी टारगेट क्या है? नेक्स्ट यू आर ज्वाइनिंग और सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे? सर, अभी तो ज्वाइन करने का ही प्लान है, बट Okay. आई एम थिंकिंग एज 8-9 मंथ्स आर देयर अच्छा, टू ज्वाइन। ओके ओके। व्हाट यू आर लुकिंग इन नेक्स्ट 10 years फॉरवर्ड टू दिस? सर, अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? सर कोई बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट हेड, या फिर कहीं उसमें अपना योगदान हो। ओके, विच डिपार्टमेंट यू हैव चूजन? CS रोड्स, अच्छा, रोड्स, हाँ वहाँ पे तो काफ़ी काम चल रहा है आज तो के टाइम उसी पे। में अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके। बिल्कुल भी, काफ़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, CS रोड्स, डेफिनेटली। अच्छा, इफ़ यू कुड लर्न एनी लैंग्वेज फ्लुएंटली, व्हाट वुड इट बी? सर, तेलुगु, लाइक इन 6 years आई वाज इन हैदराबाद एंड आई नेवर तो लर्नड इट। इशू होता है वहाँ पे बहुत? नहीं, इशू नहीं, लाइक बेसिक अंडरस्टैंड है, बट आई थिंक आई शुड हैव लर्नड एट दैट टाइम, 6 years when I was in Hyderabad, ओके 2 years of, so I would like to learn now. ओके। व्हाट इज द वन फूड दैट यू वुड नेवर गिव अप? भैया ये चीज़ तो नहीं छोड़ सकता मैं खाने में। सर, चपाती, दाल, रोटी, क्योंकि प्रॉब्लम होता है, मतलब नॉर्थ में तो मिल जाती है, साउथ में जाओगे तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, तो ओके, बेसिक। सो दिस कम्स टू एन एंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने। आई होप बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मज़ा आया होगा इस सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच सर। सो रोहित, दिस इज द टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रॉम अनअकैडमी टीम ऑन दिस वंडरफुल अचीवमेंट। और रोहित, हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि यू कैन टैग अ टॉपर। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई टॉपर जो आपका नोन हो इस प्लेटफॉर्म पे आके बाकी एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकता है दैट हाउ टू नेविगेट दिस प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट, you can tag that topper and we'll be very happy to invite him on this platform. Sir, I would like to tag Mohammad Shakib, like he's Okay. AR6 in GATE and 15 in ESE. Engineering services this year only? Yes sir, this year only. Okay. So he can be inspiring because उन्होंने कॉलेज के साथ एक ईयर में इंटरव्यू तक गया था वो पिछले साल, Okay. so online, so he will have a different story than mine. Okay. So yes sir, I would like to tag him. Okay, so definitely Saqib, we'll like to have you on this platform. My team will shortly connect to you and I hope आप भी रोहित की तरह बाकी एस्पिरेंट्स को गाइड कर पाएंगे।
सो रोहित, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई जो मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन के अंदर और आप ही की तरह एक टॉप रैंक लाने के अंदर। सो आई होप जो भी आप एस्पायर कर रहे हैं, जो भी आप विश कर रहे हैं, उसमें आप सक्सीड हो, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस अचीवमेंट। Thank you so much, sir.